हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं अंकुर अवेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का भूगोल। आज हम भूगोल के अंतर्गत चैप्टर 2 में जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में। मतलब भारत में क्या क्या भौगोलिक चीजें मिलेंगी, पर्वत पठार, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ हिमालय पर्वत पर भी हमें बात करनी है। तो ये सारी बातें हम किस में कर रहे हैं, तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इस पर हम ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे, चूंकि अब हम पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम सारी बातें कर चुके हैं, परिचय में देख चुके हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एक जनरल ओवरव्यू लिया था हमने, हिमालय पर भी थोड़ा देखा था, थोड़ा हमने अगर आप देखें तो हमने मैदानों पर भी बात करी, तटीय क्षेत्र, ये सब सारी चीजें हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लेकर हमने वो वीडियो में देखा हुआ था और ये भी पढ़ा था कि टॉपिक कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप देखें यहां पर हम बात करेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण, मेजर है ना, जो मेजर डिवीजन है यहां पर फिजियोग्राफिक डिवीजन होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या क्या डिवीजन है ये आप मैप पर भी देख पा रहे होंगे। तो ये डिवीजन के आधार पर ही आपको क्या दिख रहा है, यहां पर ऊंचाई नीचाई दिख रही है, लाल पीला नीला हरा, ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। क्या क्या वितरण हो सकते हैं, तो आप देखें कि हमने 6 अलग अलग पार्ट में भारत को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया को पढ़ेंगे, इन 6 पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब आपको ये 6 और टॉपिक मिलने वाले हैं, 6 और वीडियो आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बारे में कि हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं कैसी हैं, कैसे हम उनको हैंडल करेंगे, है ना, कैसे हम उनको देखेंगे। तो ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं पर चर्चा यहां पर होने वाली है। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं पर चर्चा यहां पर होने वाली है। फिर उत्तर के मैदान की बात करेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, फिर भारतीय मरुस्थल की बात होगी, तटीय मैदान की बात होगी और द्वीप समूह की। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये सारी चीजें हैं कहां, ये सारी चीजें अगर मैप पर देखना चाहें तो कहां पर हैं। तो हम एक क्रम में बात करते चले, पहले ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे, है ना, तो आप पाएंगे यहां पर कि मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो पूरी बात हो रही है, ये जो पूरी बात हो रही है, ये क्या है आपका, इसको कहते हैं आप हिमालय। हिमालय के बाद सेकेंड नंबर का जो पॉइंट लिखा है, जिसको कहा गया है गंगा का मैदान या उत्तरी मैदान के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पर जो अपन बात कर रहे हैं, उत्तरी मैदान पर बात हो रही है। तो ये उत्तरी मैदान, ये शायद आपको दिखेगा नहीं, तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूं। ये उत्तरी मैदान पर बात हो रही है। क्या है यहां पर, उत्तरी मैदान है। फिर अगली बात आएगी प्रायद्वीपीय भारत के मैदान के बारे में कि आपको प्रायद्वीपीय भारत के मैदान की बात करनी है। तो प्रायद्वीपीय भारत का मैदान आप या प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये देख पाएंगे। ये क्या है आपका प्रायद्वीपीय, ये प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करेंगे आप। फिर आपको क्या देखना है, भारतीय मरुस्थल के बारे में देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय मरुस्थल के बारे में चीजें ये लिखी हुई हैं यहां पर। ये भारतीय मरुस्थल के बारे में बात है ना, ये भारतीय मरुस्थल के बारे में बात है। ये है भारतीय मरुस्थल, गुजरात और आपको राजस्थान में थार का और कच्छ के रेगिस्तान, कच्छ के रण पर बात करनी। तटीय मैदान पर बात होनी है। तो तटीय मैदान का मतलब क्या हो जाएगा, हम इन क्षेत्रों पर बात करने वाले हैं, इन क्षेत्रों पर बात करने वाले हैं। ये आपके तटीय मैदान होने वाले हैं। समुद्र और जो घाट है हमारे उनसे लगे हुए जो सकरे मैदान है उनको हम तटीय मैदान कहेंगे। तो ये तटीय मैदानों पर यहां पर बात होने वाली है, ये तटीय मैदान होंगे। फिर बाद में हम बात करेंगे 2 द्वीप समूहों के बारे में, ये लक्षद्वीप के बारे में और ये अंडमान निकोबार के बारे में। इन 2 द्वीप समूहों के बारे में भी हमें बात करनी है। तो आपको समझ में आया कि फिजिकल फीचर्स जो हम बात कर रहे हैं या फिजियोग्राफिक डिवीजन की जो हम बात कर रहे हैं, वो फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, इस तरीके से है। सबसे पहले हिमालय पर चर्चा, उसके नीचे उत्तर का मैदान, फिर उसके लेफ्ट साइड में हमने देखा तो ग्रेट डिजर्ट के बारे में, भारतीय मरुस्थल के बारे में। उसके नीचे हम आए तो हमें प्रायद्वीपीय भारत, दोनों कोनों पर जो समुद्र के किनारे है वहां पर सक्रिय तटीय मैदान, सक्रिय तटीय मैदान आपको देखने को मिलेंगे और 2 द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो आपको पता चला कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि अभी हम हिमालय पर चर्चा करने वाले हैं। अगला वीडियो उत्तरी मैदान का, फिर प्रायद्वीपीय पठार का, फिर भारतीय मरुस्थल का, तटीय मैदान का और द्वीप समूह का। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं चीज बता दूं कि पर्वत क्या कहलाता है और पहाड़ी क्या कहलाती है ना। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पर्वत किसको कहेंगे आप, पहाड़ी किसको कहेंगे। तो सबसे पहले तो पर्वत किसको कहा जाएगा, आपने कुछ चीजें देखी होंगी, पर्वत, पहाड़ी
ये कुछ ऊंची है ना, ये ऊंची चीजें हैं। अगर पर्वत पहाड़ को या पहाड़ी को आप देखेंगे तो उच्चावाच में पृथ्वी पर पहले क्रम के। अब बोले सर ये क्या लिख दिया, एरम क्रम। पहला क्रम का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी पर पहले क्रम का मतलब हो गया पृथ्वी पर पहाड़ों से ऊंचा कुछ नहीं है। बता दो आप, पूरी पृथ्वी पर पहाड़ों से ऊंची कोई चीज बता दो, कुछ नहीं है। तो जो प्राकृतिक तरीके से सबसे ऊंची चीज आई है उसको क्या कहते हैं, वो कहलाती है पर्वत या पहाड़ या पहाड़ी, इनको कहते हैं। ये सबसे ऊंची चीज है। सेकेंड नंबर पर जो होती है वो क्या होती है, पठार होती है। ये क्या हो जाएंगे, दूसरे उच्चावाच। ये क्या हो जाएंगे, दूसरे क्रम के उच्चावाच हो जाएंगे। उच्चावाच का मतलब होता है ऊंची जगहों पर हम बात कर रहे हैं, तो ये दूसरे क्रम के उच्चावाच हो जाएंगे। तो अब पर्वत किसको कहेंगे या पर्वत पहाड़ी क्या कहलाएंगे, तो अगर मान लीजिए कि कोई जगह है जो समतल से ऊपर है कुछ इस तरीके से, अगर ये ऐसी हो गई है, किनारा उसका समतल है तो ये हो जाएगा पठार। अगर उसका किनारा समतल है तो ये हो जाएगा पठार। अगर यही चीज कुछ इस तरीके से हो गई है, अगर उसका किनारा नुकीला हो गया है, किनारा अगर नुकीला हो गया है तो उसको क्या कहेंगे, नुकीला किनारा। किनारा ना कह के सिरा कह दें हम, है ना, ऊपरी सिरा, है ना, क्या कहते हैं, ऊपरी सिरा क्या हो जाए, ऊपरी सिरा नुकीला है, ऊपरी सिरा नुकीला है तो क्या कहेंगे, पर्वत या पठार कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्वत या पहाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्वत या पहाड़ी कहेंगे। पठार किसको कहेंगे, जिसका ऊपरी सिरा फ्लैट है, समतल है, वो पठार हो जाएगा। अब ये या तो पर्वत हो गई या पहाड़ी हो गई। तो अगर जिनकी हाइट है ना, यहां पर अपन ने 1000 की एक शर्त लगा दी, जिनकी हाइट 1000 मीटर से कम है वो पहाड़ी कहलाएंगे, और जिनकी हाइट 1000 मीटर से ज्यादा है वो पहाड़ कहलाएंगे या पर्वत कहलाएंगे। तो पहाड़ और पहाड़ी में आपको फर्क समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि जिनकी हाइट 1000 मीटर से कम है वो क्या हो जाएंगे, पहाड़ी, और जिनकी हाइट 1000 मीटर से ज्यादा है वो क्या हो जाएंगे, उनको पहाड़ कहा जाएगा। तो अब ऐसे ही एक पहाड़ की हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, जिसको आप हिमालय पर्वत कहते हैं। ये एक पूरी रेंज है, पहाड़ियों की पूरी एक श्रृंखला है जिस पर हम बात करेंगे। तो इसकी अगर लोकेशन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की उत्तरी सीमा पर है। कहां पर है, भारत की उत्तरी सीमा। मतलब अगर मैं कहूं तो आपसे अगर पूछूं कि कहां पर है तो आप खट से बता देंगे कि सर जो ये बना हुआ है ना, ये पूरा क्या है जो आप बता रहे हैं यहां पर, ये सब क्या है, ये हिमालय की बात यहां पर आप कर रहे हैं कि ये हिमालय है, यहां पर ये हिमालय है, यहां पर आप ऐसा यहां पर कहेंगे कि ये हिमालय है। और हिमालय को अगर आप देखें तो भूगर्भीय रूप से अगर आप देखते हैं तो हिमालय कैसा है, युवावस्था में है, और बनावट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बलित है। बलित का मतलब क्या होता है, बलित का मतलब होता है फोल्ड। ये कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, बनावट के हिसाब से फोल्ड के कारण ये बना है। और दूसरा अगर आप देखेंगे, अगर दूसरा आप देखते हैं तो कैसा है, युवावस्था है, मतलब अभी इसमें ऊंचाई और बढ़ सकती है, अभी ये और बड़ा पर्वत हो सकता है, ये चलेगा यहां पर। बलित पर्वत अथवा मोरदार पर्वत आप किसको कहते हैं, अब यहां पर आपको बलित पर्वत से बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन कहां पर दिया गया है, नीचे दे दिया गया है। वलित पर्वत अथवा मोरदार पर्वत वे पर्वत हैं जिनका निर्माण किससे होता है, वलन नामक भूगार्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। वलन पड़ते हैं और वलन नामक भूगार्भिक प्रक्रिया के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, वलित कहते हैं। वलन कैसे पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, अभी हम देख लेंगे। अगर आप हिमालय की बात कर रहे हैं तो आप देखें यहां पर कि हिमालय जो है, यहां पर आप देखें कि ये पामीर की गांठ आपको मिल गई। हिमालय की एक ब्रांच आप यहां पर देखेंगे जिसको यहां पर पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहा जा रहा है, और एक ब्रांच आप देखेंगे अफगानिस्तान में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर इसको हिंद कुश पर्वत कहा जा रहा है। ऐसे ही म्यांमार में जब यहां से मरे, बलन की प्रक्रिया कहां पर हुई है, तो बलन की प्रक्रिया एक तो इस सिरे पर हुई है और बलन की प्रक्रिया एक तो इस सिरे पर हुई है। यहां पर इसी बलन की प्रक्रिया के कारण अगर आप देखें तो यहां पर कुछ मोड़ आपको देखने को मिलेंगे हिमालय के अंदर। दोनों मोड़ दोनों जगह पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर नीचे की तरफ आप देख पाएंगे। तो यहां पर अगर इसका पश्चिमी विस्तार आप देखते हैं तो अफगानिस्तान में हिंद कुश और पाकिस्तान में सुलेमान। अगर पूर्वी विस्तार की बात करें तो भारत में पूर्वोत्तर में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से, बाकी म्यांमार में इसको अराकान योमा के नाम से जानते हैं। अभी हम अपने चैप्टर में इन सब पर भी बात करने वाले हैं, इन सबको भी समझने वाले हैं। ये बात क्लियर कि हिमालय कैसा है, युवा है, और अगर इसकी भूगार्भिक प्रक्रिया की बात करें तो निर्माण कैसे हुआ है, बलन के कारण निर्माण हुआ है, बलित पर्वत कहलाया इस कारण से। और क्या होता है बलित पर्वत, वो भी हमने यहां पर देख लिया।
अब ये पर्वत श्रृंखलाएं अगर आप देखते हैं तो पश्चिम और पूर्व दिशा में है ना, कहां से पश्चिम से अगर आप पूर्व की बात करते हैं, पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। सिंधु नदी से लेकर कहां तक फैली हुई है, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। अगर आप ये देखें, ये वाली जो नदी है आप देख पा रहे होंगे सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी यहां पर आई है, तो यहां से लेकर और ये नदी आप देख पा रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र यहां तक फैला हुआ है। इस कारण से इसको क्या कहा गया है, सिंधु से लेकर कहां तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। क्लियर बात ये वाली। तो अब हिमालय क्या है, इसके कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। मतलब इस पर दुनिया के सबसे ऊंचे शीर्ष या पीक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, कंचनजंगा की बात करते हैं, तो ये सब आपको यहां देखने को मिलेंगे। हिमालय जो है यहाँ पर बहुत उबड़ खाबड़ है, ऊंचाई नीचाई बहुत है, बहुत उबड़ खाबड़ है ये, और इसमें अवरोध बहुत है, मतलब आसानी से आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे। हिमालय की अगर लंबाई की आप बात करते हैं, कैसे लंबाई की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, और अगर चौड़ाई की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 400 से 500 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की आप चौड़ाई देखेंगे। अभी मैं ये फैक्ट आपको समझा दूंगा कैसे है। ये बलन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि बलन जो है, ये जो हमने लास्ट स्लाइड पर बात करी थी कि बलन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर भी कोई चीज है, एक प्लेट है और यहां पर भी एक प्लेट है, और बीच में यहां पर समुद्र कुछ भर गया है, लेकिन यहां की नदी अवसाद ला रही है, यहां की नदी अवसाद ला रही है। धीरे धीरे ये भरना स्टार्ट होगा और दोनों कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहां पर फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो गए। आप देख रहे हैं ये फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो गए, और ऐसे ही जब ये निकल कर आते हैं तो क्या हो जाता है, वलन पड़ जाते हैं। इस कारण से इसको क्या कह देते हैं, वलित पर्वत भी कह देते हैं। देखिए अब हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर कि आपको बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो लंबाई की बात हम जो कर रहे हैं यहां से लेकर, है ना, मैं काला ले लेता हूं तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। काला, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई की बात है वो है 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर जब हम देखते हैं, जब हम यहां पर देखते हैं, है ना, जब यहां पर देखते हैं और यहां पर देखते हैं तो यहां की चौड़ाई आपको कितनी मिलती है, 400 किलोमीटर। कितनी मिलती है, 400 किलोमीटर। और वही जब चौड़ाई आप अरुणाचल में देखते हैं इतने में, तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है लगभग 150 किलोमीटर। कई कई जगह ये 500 भी लिखी है, तो 400 से 500 चौड़ाई आप जम्मू एंड कश्मीर में मान सकते हैं, और 150 के आसपास, 160 किलोमीटर के आसपास अरुणाचल प्रदेश में मान सकते हैं। तो चौड़ाई आप देख रहे हैं पूर्व की तरफ बढ़ने पर चौड़ाई घट रही है ना, और आप लंबाई देख ही रहे हैं कितनी हो गई है, 2400 किलोमीटर आपको लंबाई यहां पर देखने को मिल रही है। चाहे तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि ये चौड़ाई अगर आप देख पा रहे हैं, ये चौड़ाई अगर आप देख पा रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि 400 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई ये हो गई है ना। कितनी चौड़ाई हो गई, 400 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई हो जाती है। फिर हिमालय देखो आपकी कहां कहां, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में, भूटान में, आसाम, मेघालय। तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर जो चौड़ाई है वो घटकर कितनी हो जाती है, यहां पर वो घटकर हो जाती है मात्र 160 या 150 किलोमीटर। और हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो यहां की लंबाई की बात हो रही है। कहां की लंबाई की बात हो रही है कि ये वाली लंबाई की बात हो रही है कि यहां से लेकर और ये वाली लंबाई कितनी है जहां पर हिमालय फैला हुआ है, तो ये 2400 किलोमीटर है। कितनी है, 2400 किलोमीटर की लंबाई यहां पर देखने को मिलती है। समझ में आई बात, ये क्लियर है बात की नहीं। चलिए अब आप देखें यहां पर कि अब हम हिमालय पर्वत में और आगे आते हैं कि आप पश्चिमी भाग में, चूंकि हमने बात करी थी कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है और ऊंचाई अधिक आपको देखने को मिलेगी। यहां पर ऊंचाई में विविधता, मतलब वैरायटी ऑफ हाइट्स आप ज्यादा देख पाएंगे पूर्व की तरफ। अपने देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। देशांतर का मतलब क्या हो गया, अब देशांतरी विस्तार की बात की गई है, मतलब इस तरीके से, मतलब हम क्या कर रहे हैं, समानांतर तरीके से। कैसे, समानांतर तरीके से हिमालय को आप 3 अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। कैसे, सबसे ऊपर मिलेगा आपको, जिसको कहेंगे आप महान या आंतरिक हिमालय, दूसरा कहलाएगा हिमांचल या निम्न हिमालय, तीसरा कहलाएगा शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब मैं बात करूं तो कैसे आप बताएंगे यहां पर, तो ये हो गया महान एवं आंतरिक हिमालय। ये आप 3 लाइन देख पा रहे हैं, ये वाली जो लाइन आ गई, सफेद से बनाता हूं, ये वाली जो लाइन आ गई इसको क्या कह देंगे, महान या आंतरिक हिमालय। ये नंबर 1 की लाइन हो जाएगी।
इसके बाद दूसरी जो लाइन आ गई है ना, दूसरी जो लाइन आ गई इसको क्या कह देंगे, ये कहला जाएगी हिमांचल या निम्न हिमालय। और तीसरी जो ये लाइन आ जाएगी बिल्कुल नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे नीचे, ये क्या कहला जाएगी, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, महान की बात हो गई, हिमांचल हिमालय, निम्न हिमालय या है ना, ये हिमालय हो गया, और नीचे शिवालिक या बाह्य हिमालय हो गया। तो तीन हिमालय के पार्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं। कई सारी किताबों में आप जैसे कंपटीशन की तैयारी करेंगे जब, तो कुछ लोग ट्रांस हिमालय की भी बात कर देते हैं हिमालय के विभाजन में। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो हिमालय के पहले का है। ये वाले भाग की जो बात कर रहे हैं वो हिमालय के पहले का है, पुराना भाग है ना। तो ये बात क्लियर, यहां पर के तीन भाग कौन कौन से हो गए, जिसको आपने आंतरिक हिमालय कहा, फिर आपने हिमांचल हिमालय कहा, फिर तीसरा वाला जिसको आप शिवालिक भी कह रहे हैं, है ना, या बाह्य हिमालय कहा जा रहा है। ये तीन पार्ट हो गए। अब बात आएगी आपकी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के बारे में, जिसको आप हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहलाता है वो। तो इसके बारे में बात करनी है। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग, अगर मैं बात करूं कि हिमालय के हमने तीन पार्ट लिए हुए थे, 1 2 और ये 3, यही 3 लिए थे ना, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहला वाला जो है इसको हम महान और आंतरिक हिमालय कह रहे हैं। तो ये सबसे क्या हो गया, सबसे, इसको आप क्या लिख देंगे, अगर लिखना होगा यहां पर तो आप जैसे ही आपने लाइन बनाई तो आप क्या लिखेंगे, अगर मैं नक्शा यहां पर ऐसा डाल देता हूं कि आप देखें ये ऊपर वाला इलाका उत्तर, नीचे वाला साउथ, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब आप बताइए कि आप क्या लिखेंगे यहां पर, तो आप तुरंत लिख देंगे ये सबसे उत्तर में है। कहां पर है, सबसे उत्तर में है, सबसे ऊपर स्थित है। दो चीजें लिख सकते हैं कि उत्तरी भाग में स्थित, तो क्या लिख दिया यहां पर, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को, है ना, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कह रहे हैं, महान या आंतरिक या हिमाद्री हिमालय कहा जा रहा है, हिमाद्री हिमालय कह रहे हैं। यह सबसे अधिक सतत है। सतत का मतलब क्या है, सतत का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार है। क्या हो जाएगा, सतत का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार है। लगातार है मतलब आपको यहां से लेकर और यहां तक ये पूरी देखने को मिलेगी, मतलब नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरवा तक आप पूरा इसको देख पाएंगे, पूरी आपको ये देखने को मिलेगी। तो सतत है। अब इस वाले की जब आप हाइट की बात करते हैं, यहां पर कुछ ऐसे ऐसे पहाड़ बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ पहाड़ बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ पहाड़ बने हुए हैं, और ऐसे ये लगातार चली गई है। तो इसके औसत हाइट की बात करी तो औसत हाइट, एवरेज हाइट आपको 6000 मीटर देखने को मिली। कितनी हाइट देख पाएंगे आप, 6000 मीटर आपको हाइट यहां पर देखने को मिलेगी। ये औसत हाइट है। और इसी औसत हाइट के साथ इसी पर आपको सबसे ज्यादा ऊंचे, दुनिया के सबसे ऊंचे पीक या शिखर जो है वो यहीं पर मिलेंगे, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल होगा, वो आप यहीं पर देख पाएंगे। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर शामिल हैं जो हम यहां पर अभी बात करेंगे। ये बात क्लियर है ना आपको, ये समझ में आ गया कि उत्तर में है और कैसी हम बात कर रहे हैं, उत्तर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, उत्तर है, ऊपरी हिस्से पर है। ऊंचाई की बात कर ली कि एवरेज हाइट मतलब क्या है, इनकी सबकी मिलाकर एवरेज हाइट आपको कितनी मिल गई है, 6000 मीटर मिल गई है। तो ये दुनिया के ऊंचे शिखरों की जो बात करते हैं, ये देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर आपको नेपाल में मिलेगा 8848 के साथ। अब अगर लेटेस्ट पे बात करें तो ये 8852 हो गया है, हिमालय की हाइट बढ़ गई है थोड़ी सी। फिर कंचनजंगा में जाएंगे, कंचनजंगा भारत में 8598, फिर मकालू नेपाल 8881, फिर धौलागिरी नेपाल 8172, फिर नंगा पर्वत भारत 8126, फिर अन्नपूर्णा नेपाल 8172, नंदा देवी भारत 7817। कामेत पर्वत की बात करेंगे तो कामेत या कामेट, तो ये आपको कितना मिलेगा, 7756। फिर नामचा बरवा की देखेंगे 7756, है ना। और फिर गुरुल मंधाता नेपाल के अंदर आप देखें 7728। ये हाईएस्ट पीक आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये जो पीक बनाए गए हैं, ये सबसे पहले आप देखें यहां पर, ये तो एक बात की गई है K2 की, जो हमारे यहां पर नहीं है। ये यहां पर आप देखें, ये कंचनजंगा आ गया। यहां पर कहीं पर आपको मिल जाएगा क्या, यहां पर कहीं पर आपको मिल जाएगा, यहां पर कहीं पर आपको मिल जाएगा, इसको आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं, हाईएस्ट 8852 के साथ सबसे ऊंची चोटी आप यहां पर देख पाएंगे, सबसे ऊंची चोटी आप यहां पर देख पाएंगे। चाहे तो इस वाले मैप पर चाहे तो अपन देख सकते हैं एक एक करके। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आप देखिए माउंट एवरेस्ट, ये है माउंट एवरेस्ट 8842 के साथ। कहां पर बनाया गया है, तो माउंट एवरेस्ट की अगर लोकेशन कभी ट्रेस करने को आ गई तो ये सिक्किम जो है, सिक्किम के बिल्कुल बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में आपको बनाना है। अगर कभी बनाने को आ गया तो कहां बनाएंगे, सिक्किम के लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, बाजू में बनाएंगे ये। फिर आप ये सारे मैप में देख सकते हैं कि भाई धौलागिरी भी है, अन्नपूर्णा भी है ना,
छोयो भी है, मकालू भी है, कंचनजंगा भी बनाया गया। कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा आप देख पाए सिक्किम के राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ना, ये कंचनजंगा आप यहां पर इन्हें बना दिया। नामचा बरवा कहां देख पा रहे हैं? तो नामचा बरवा आसाम में, ये नामचा बरवा देख पा रहे हैं। नंगा पर्वत कहां देख पा रहे हैं? तो ये नंगा पर्वत आप जम्मू एंड कश्मीर में देख पा रहे हैं यहां पर। तो ऐसे क्या है कि ये कुछ पर्वत बताए गए हैं, आपको हो सकता है मैप पर मार्किंग करने को आए। हम मैपिंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, कि अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हम उनको भी करेंगे और आपको मैप करवा के भरवाऊंगा भी, ताकि आपको सारे पर्वत याद हो जाएं, एक एक पर्वत आपको याद रहे। अब क्या है, महान हिमालय में, महान हिमालय की वलय की प्रकृति जो है असममित है ना, असममित टाइप का बलन वहां पर देखने को मिलेगा आपको। हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है वो ग्रेनाइट का बना है, ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। और इस पार्ट में जो है वो आप देखेंगे हमेशा आपको बर्फ ढकी मिलेगी, मतलब यहां पर बहुत सारी हिमानियां या ग्लेशियर आप देख पाएंगे, मतलब बर्फ का पहाड़ या बर्फ का सोर्स आप यहां पर देख पाएंगे। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियां तथा दर्रे जो हैं उनके नाम हम लिखेंगे या हम देखेंगे क्या है, हमें देखने भी हैं, तो आगे जाकर हमें यहां पर मिलेंगे कौन कौन से नाम होने वाले। असममित, असममित वलन का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के वलन में क्या होता है, अगर जब फोल्ड पड़ रहा है, जब फोल्ड पड़ रहा है तो एक भुजा है ना, एक भुजा क्या हो रही है? दूसरी भुजा की अपेक्षा कम या ज्यादा झुकी होती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि कोई हिमालय मान लीजिए कि ये आ गया है, तो अगर ये इतना झुक गया है तो ये भी इतना झुक जाना चाहिए, तो ये क्या है? सममित है। लेकिन एक भुजा कम या ज्यादा झुक गई कि ये इतनी झुकी है लेकिन ये क्या हो गई? ऐसी हो गई है, या ये ऐसी रह गई है, कम या ज्यादा झुकी हुई है, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं? इसको असममित वलन कहा जाता है। क्या कहलाते हैं? ये असममित वलन कहलाते हैं। अब महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियां, हिमानियों का मतलब क्या है? ग्लेशियर, ऐसे बर्फ के पहाड़ आपको मिलेंगे, ऐसे बर्फ के पहाड़ मिलेंगे जहां से ये गर्मियों में बर्फ जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघलेगी और इनसे नदियों में पानी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये बर्फ जो है ताजे पानी का भी बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। क्या माना गया है? ताजे पानी का भी बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। तो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर कौन कौन से हैं? याद रखेंगे, भादल, बारह सिगरी और छोटा सिगरी, है ना। भादल, बड़ा सिगरी और छोटा सिगरी आप यहां पर देख पाएंगे, ये यहां पर है। उत्तराखंड में गंगोत्री, जहां से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री जहां से यमुना निकलती है, सतोपत यहां से भी नदी निकलती है, पिंडारी, कामेत और मिलाम, ये आपको उत्तराखंड के जो ग्लेशियर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। नेपाल में क्या क्या है? तो नेपाल में खुम्बू ग्लेशियर देखेंगे, गोजुम्पा ग्लेशियर देखेंगे, इम्जा ग्लेशियर देखेंगे और अम्बुलापचा ग्लेशियर देखेंगे। ये सब बर्फ के ऐसे पहाड़ हैं जहां से लगातार बर्फ पिघलकर आती जाती है और गर्मियों में ये पानी के मुख्य स्रोत के रूप में नदियों में पानी के स्तर को ये बढ़ाते हैं। अगर सिक्किम के ग्लेशियर की आप देखें तो आपको जेमू ग्लेशियर मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा? दक्षिण लहोनाक ग्लेशियर देखने को मिलेगा, और चांगसांग ग्लेशियर। आप ये तीन ग्लेशियर सिक्किम में देख पाएंगे, इनको आपको याद रखना है। और ये इसलिए मैंने स्टेट वाइज बताए हैं कि इनकी मैप पर मार्किंग करने को आ सकती है, तो आपको स्टेट वाइज याद होंगे तो आप मार्किंग आसानी से कर पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर कौन से मिलेंगे? तो बिचोम ग्लेशियर आप देखेंगे, कांटो ग्लेशियर आप देखेंगे और मजगुला ग्लेशियर आप देखेंगे। ये तीनों कहां मिलेंगे? आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाले हैं, तीनों को अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे। अब कुछ दर्रे भी हैं। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे जब दो पहाड़ों के बीच में इस प्रकार से कोई जगह हो जाती है जिससे या तो कोई रास्ता निकलता है या फिर कोई नदी निकलती है, दो पहाड़ों के बीच में स्थित जो खाली जगह होती है उसको हम दर्रा या पास कहते हैं। तो वही पास, तो आप देखें कुछ महत्वपूर्ण पास कौन कौन से, जैसे आप नीतीला देख पा रहे हैं, सिपकीला देख पा रहे हैं, लिपू लेक हो गया, नाथुला हो गया और जय लेपला दर्रा हो गया। ये सब दर्रे क्या हैं? ये कुछ ऐसे दर्रे हैं जो महान हिमालय पे पाए जाते हैं। ये दर्रों की अगर मैं बात करूं कि इन दर्रों को अगर देखना हो, इन दर्रों की अगर बात की जाए तो कैसे आप देखें यहां पर, तो इनको देखेंगे और पाएंगे कि ये दर्रे जो हैं इनको आप देखें, ये सारे स्टेट वाइज दर्रे मैंने बना के रखे हुए हैं। महाराष्ट्र पे आपको दो दर्रे मिल रहे होंगे। यहां पर महाराष्ट्र में आप दो दर्रों की बात कर रहे होंगे। यहां पर एक थाल घाट दर्रा मिलेगा, एक भोर घाट दर्रा मिलेगा ना, थाल घाट दर्रा मिलेगा और एक भोर घाट दर्रा मिलेगा। केरल में पाल घाट और सोनकोट्टा दो मिलेंगे। ये इनके बाद आ जाइए आप, ये उत्तराखंड की बात, ये हिमाचल की बात हो रही है, तो यहां पर रोहतांग दर्रा मिलेगा, बरालाचाला मिलेगा और सिपकीला मिलेगा। फिर इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, अगर आप उत्तराखंड में देखें तो माना, नीति और लिपिलोक, ये तीनों आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। सिक्किम में आप देखेंगे नाथुला और जयलेपला। अरुणाचल में बॉमडिला, यांगयाप और दिफू। मणिपुर में तुजू, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या देखेंगे?
काराकोरम देखेंगे, बुर्जिल देखेंगे, पीर पंजाल देखेंगे, जोजिला देखेंगे और बनिहाल देखेंगे। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि आजकल अलग अलग हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए हैं, तो वहां पर आप इस प्रकार के दर्रों को देख पाएंगे, इनको वहां पर आप पा पाएंगे। अब बात करेंगे हिमाचल या निम्न हिमालय के बारे में कि हिमाचल क्या है, मतलब जो दूसरा पार्ट आ गया है। अब किस पार्ट पर बात हो रही है, तो अभी हमने देखा हुआ था, आपको पता था कि अभी हम क्या बात कर रहे थे कि पहला पार्ट जिसको हमने कहा था ये सबसे ऊपर जो उत्तरी भाग था, इसके बाद ये दूसरे पार्ट पर अब बात करेंगे और फिर उसके बाद तीसरे पार्ट पर बात करेंगे जिसको आप क्या कहते हैं, पहला हो गया जिसको आप ग्रेट हिमालय कह रहे हैं, दूसरा हो गया इसको निम्न हिमालय कह रहे हो, तीसरा हो गया शिवालिक। तो अब बीच वाले की बात होगी। हिमाद्री के दक्षिण में, मतलब अगर इसकी तुलना में देखें, ये पहले वाले की तुलना में देखें तो आपने फिर वो लगाया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसकी तुलना में ये कहां पर है, दक्षिण में है, तो आप क्या लिखेंगे, हिमाद्री से दक्षिण में। तो क्या लिख दिया, हिमाद्री से दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है, हिमाद्री से दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है वो क्या हो गई, उसको आप क्या कहते हैं, हिमाचल या निम्न हिमालय। ये विषम श्रृंखला है, कठिन है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ है, संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से इस श्रृंखला का निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई इस पर क्या मिलेगी, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें कि यहां पर ऊंची कितनी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं, तो यहां पर औसत ऊंचाई आप देखेंगे, है ना, यहां की औसत ऊंचाई आप पाएंगे कि 3700 से 4500, है ना, कितनी आप पाएंगे, 3700 से 4500 मीटर के आसपास की औसत ऊंचाई आप यहां पर देख पाएंगे बीच वाले की। तो सबसे किसकी मिली थी, इसके ऊपर 6000 पर 3000 से 4500 सेकेंड वाले पर, फिर थर्ड वाले पर हम देखेंगे कितनी मिलेगी, वो हम जब थर्ड पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब इसका एक पार्ट है पीर पंजाल, ये यहां की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है, यहां की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके अलावा धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी यहां पर महत्वपूर्ण है, मतलब 3 महत्वपूर्ण है, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। पीर पंजाल पर ही आपको कश्मीर घाटी देखने को मिलेगी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू मनाली जो आप जगह जाते हैं घूमने के लिए, तो ये घाटियां भी आपको पीर पंजाल में देखने को मिलेंगी। इसी क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। जो पीर पंजाल है वो पहाड़ी सिटी, हिल स्टेशन के लिए ज्यादा फेमस है। अगला एक पार्ट है जिसको हम तीसरा पार्ट कह रहे हैं, वो तीसरा पार्ट क्या है, उसको शिवालिक के नाम से जाना जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, अब ये तीसरे की बात आ गई, मतलब सबसे नीचे वाले की बात हो रही है, ये तीसरे की बात हो रही है जिसको आप शिवालिक कहते हैं। अब आप देखेंगे तीनों में सबसे नीचे है, मतलब बाहर की तरफ है, तो इसको क्या कह दिया, ये बाहरी श्रृंखला कहला गई कि बाहरी श्रृंखला है। चौड़ाई बहुत कम है, 10 से 50 किलोमीटर, और ऊंचाई भी बहुत कम है, 900 से 1100 किलोमीटर के आसपास। मतलब यहाँ की औसत हाइट जो हम देखें तो वो कितनी मिल रही है आपको, 900 से 1100 मीटर तक आप देख पा रहे हैं। 900 से 1100 मीटर तक की औसत ऊंचाई आप यहां पर देख पा रहे हैं या पा रहे हैं। अब इसका जो निर्माण हुआ है, जो जिसकी हम शिवालिक की बात कर रहे हैं, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया है, असंपीड़ित अवसाद जिस पर दबाव नहीं पड़ा है, उसको अवसाद को लाने से इस श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ये घाटियां कैसे बनी है, बजरी और जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई हैं। मतलब ऊपर से हिमालय से नदी निकल रही है तो बहुत कुछ कचरा अपने साथ लेकर आ रही है, ऊपर से निकलेगी तो लाएगी, और जो घाटी क्षेत्र है वहां पर बजरी और जलोढ़ इकट्ठा जमा कर दिया, तो उसमें इनका क्या हो रहा है, वो क्षेत्र जो है वो इन परतों से ढका हुआ है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी, अगर आप देखें निम्न हिमालय, 3 हिमालय आपने देखे थे, 1, 2 और 3, तो इनके बीच में एक घाटी है, ये लंबवत घाटी जो आप देख पा रहे हैं। इस घाटी को क्या कहते हैं, इस घाटी में जो शहर हैं उसको दून के नाम से जाना जाता है। इस घाटी में जो शहर हैं उनको दून के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर आप चाहें तो देख ले प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं, देहरादून है ना, कोटलीन और पाटलीन है ना, ये सब आपको फेमस दून है ना देखने को मिलेंगे। दून और द्वार, इस तरीके से आप इनको देख पाते हैं, इनको पाते हैं। क्लियर है बात यहां तक की? चलिए देखो, अब अगर आप देखें तो इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त, ना, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक, अभी तो हमने कैसा विभाजन देखा, अभी हमने विभाजन देखा 1, 2
और 3, अभी तो हमने विभाजन देखा ऊपर से नीचे की तरफ विभाजन देखा। अब हम विभाजन कैसा देखने वाले, ऐसा 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 ऐसा, मतलब ये भी कोई एक हिस्सा है, ये भी कोई एक हिस्सा है, ये भी कोई एक हिस्सा है और ये भी कोई एक हिस्सा है। इस प्रकार का विभाजन जिसको आप लंबवत विभाजन कहेंगे वो देखने वाले हैं। और ये लंबवत विभाजन किस आधार पर होगा, तो ये लंबवत विभाजन होगा नदियों के आधार पर। किस आधार पर होगा, नदियों के आधार पर। कैसे होगा, नदियों के आधार पर इसका विभाजन होगा। देखिए नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। 4 पार्ट हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम। पंजाब हिमालय को आप कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, है ना, पंजाब हिमालय को आप कश्मीर हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी इसको कहा जाता है। कहां से कहां तक मिलेगा, तो सतलुज से लेकर सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहेंगे पंजाब। उसके बाद आप देखें सतलुज से काली सिंध के बीच का जो है वो कुमायूं। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो गए सतलुज और, तो पहले सिंधु आती है फिर सतलुज आती है ना, अभी मैं मैप में आपको समझा दूंगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया कुमायूं, फिर तीसरा काली से तीस्ता तक नेपाल और चौथा तीस्ता से देहांग तक जिसको आसाम हिमालय कहते हैं। ये 4 प्रकार से विभाजन आपको देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं। ये इंडस को क्या कहा जाता है, यही कहलाती है ना सिंधु, है ना, यही कहलाती है ना सिंधु। तो सिंधु से, और ये है सतलज, सिंधु से सतलज तक का ये विभाजन जो है इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय। अब सतलज से लेकर कहां तक की बात कर रहे हैं, ये काली लिखी हुई, सतलज से लेकर ये काली लिखी हुई है, ये काली लिखी, तो यहां तक का हिमालय क्या कहला रहा है, यहां के हिमालय कहते हैं कुमायूं। क्या कहते हैं, कुमायूं। तो काली से लेकर तीस्ता तक का ये वाला हिमालय क्या कहला रहा है, इसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं, नेपाल, क्योंकि नेपाल यहां पर ही पड़ जाता है। फिर इसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो कहां तक का, ये देहांग तक का हिमालय है, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि देहांग ही ब्रह्मपुत्र कहलाती है, इस कारण से इसको असम हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ये असम में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये ऐसे विभाजन यहां पर इसका बनाया गया है, या विभाजन को ऐसे तैयार किया गया है, या ये नदियों के आधार पर विभाजन ऐसे बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व, ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, मतलब सबसे पूर्व में, और सिंधु को आप देखेंगे तो पश्चिम में। दिहांग महाखड्ड जिसको गार्ज कहते हैं, मतलब हिमालय को काट देंगे तो ऐसा पर्वत कटते चला जाएगा तो एक गहरा खड्डा बन जाएगा, जिसको कहते हैं महाखड्ड। दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय जो है वो कहां मुड़ जाएगा, दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ ले लेता है और ये पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ अरुणाचल, उसमें म्यांमार में चला जाएगा। पूर्वोत्तर में इन्हें क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर या पूर्वांचल की या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है, पूर्वी पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें जैसे पटकाई, या कोई लोग पटकोई कहते हैं, नगा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां, ऐसे कुछ नाम इनको दिए गए हैं। चाहे तो मैप में आप देख सकते हैं। यहां पर ये गौर्ज आया, यहां पर ये गौर्ज आया तो इसके बाद क्या है, ये ऐसा मुड़ गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पटकोई मिल रहा है, फिर नगा मिल रहा है, फिर मिजो मिल रहा है। ये कुछ इनके रीजनल नाम वहां पर दिए गए हैं, कुछ स्थानीय नामों के साथ ये जानी गई है। ये पहाड़ियां जो हैं वो बहुत मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी सैलों से बनी हैं, घने जंगलों से ढकी हैं, अधिकतर समानांतर श्रृंखला में ये घाटियों के रूप में फैली हुई हैं, या घाटियों के रूप में आपको देखने को मिलती हैं। ये था हिमालय का पार्ट। हिमालय का दोनों प्रकार से विभाजन हमने देखा, समानांतर विभाजन की भी हमने बात करी और लंबवत विभाजन की भी हमने बात करी। लंबवत विभाजन को अगर हम देखें तो हमने नदियों की घाटियों के आधार पर लंबवत विभाजन भी किया हुआ था, और जो पर्वत श्रृंखला इनके बीच में कुछ गैप आया है उसके आधार पर हमने समानांतर विभाजन देखा था। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसा खर्च नहीं करना है, क्वालिटी कंटेंट आपको एकदम फ्री में मिलता है। वो भी कहां पर, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, तीनों जगह आप 100% फ्री देख सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।